नमस्कार। मैं संजय शर्मा हूँ और दोबारा आप लोगों के साथ एक शिक्षा के संबंध में बात करते आया हूँ, मेरे साथियों के साथ जो शिक्षा में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जब हम इस दुनिया की नई उभरती हुई दुनिया के बारे में विचार करते हैं तो हमें उम्मीदों के साथ साथ बहुत सारी चिंताएं भी महसूस होती हैं। खासतौर से जो सबसे बड़ी चिंता जिससे सारा अंतर्राष्ट्रीय समाज जूझ रहा है वो है कि लोग अतिवादी होते जा रहे हैं। आप सहानुभूति अगर उनके लिए रखेंगे तो आपको महसूस होगा कि शायद क्लाइमेट चेंज की वजह से या अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा जॉब्स नहीं क्रिएट कर पा रही इसकी वजह से, या टेक्नोलॉजिकल जो बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी दुनिया को बदल रही है, उसमें ऐसा लगता है कि जो हमारे युवा हैं वो भ्रमित से हो गए हैं। और शायद इस भ्रमित होने की वजह से ही हम अगर सहानुभूति पूर्वक देखें तो हमें लगता है कि वो अतिवाद की तरफ जा रहे हैं। लगता है कि इस हाल को, और हमारे पास समय भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय जो अनुमान है बताते हैं कि 2030 एक बहुत क्रूशल टाइम है जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में यूएन ने लक्ष्य तय किए हुए हैं, और लगता है कि कोविड ने उनको कई साल पीछे धकेल दिया है। इस हालत में अब जरूरत है कि हम अगले कुछ ही सालों में एक नई पौध ऐसी तैयार करें जो कि हमारे भविष्य को सुरक्षित कर सके। और जो मैं आपसे शुरू में भी उम्मीद की बात कर रहा था कि उम्मीद भी बहुत है और चिंताएं भी हैं, तो हम उम्मीद को चुनते हैं। अभी भी लगता है हमारे पास मौका है और शिक्षा इसका माध्यम है। तो हम आशीष जी से, जिन्होंने मोशी विजडम लर्निंग प्रोग्राम बनाया है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। खासतौर से आप सोचिए, विजडम शब्द का अगर आप गहराई से अर्थ ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप ऐसा लगेगा हाँ, ये एक उम्मीद की किरण है। विजडम ही इस नई दुनिया को रास्ता दे सकती है और कोई और नहीं। ये जो हमें छोटे छोटे अपने युवा दिखते हैं, बच्चे दिखते हैं, वही हमें दिशा देंगे। तो हम सीधे चलते हैं आशीष मान जी के पास। आशीष मान जी ने मोशी विजडम लर्निंग प्रोग्राम को बनाया है और वो इसको खुद ही ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं। आशीष जी क्रिएटिव वर्ल्ड की बहुत बड़ी हस्ती हैं और बहुत सारे उन्होंने कोर्सेज बनाए। इनके ट्रेन किए हुए बच्चे दुनिया में जगह जगह काम कर रहे हैं। सबसे खूबसूरत बात यह है कि आशीष जी ट्रेनिंग मॉडल्स इस तरह के बनाते हैं जहां आप क्रिएटिविटी के साथ साथ आप मैनेजमेंट की बारीकियां भी समझने लगते हैं, आप बिजनेस की बारीकियां भी समझने लगते हैं, आप क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज डेवलप करते हैं, आप वेब एंड टेक सॉल्यूशंस के बारे में समझने लगते हैं, आप इन्वेंशन जैसी चीजों के बारे में सोचते हैं जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि क्या उसका भी कोई प्रोसेस हो सकता है। हमें ऐसा लगता है कि इन्वेंशन तो तुक्केबाजी में। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है सब तरफ दुनिया में, उसके भी कोई आपको गुरु मंत्र बताते हैं और आपको बताते हैं आप सबसे आगे बढ़ के काम कीजिए, आप लीडरशिप रोल में आइए। आपको खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि दुनिया में जो मैस हो रहा है उसको सुधारने के लिए। तो इन 8 क्रिटिकल क्रिटिकल पैरामीटर्स पे आशीष जी जब नई पीढ़ी को तैयार करते हैं तो हमें, जो मैंने शुरू से आपको उम्मीद की बात कह रहा था, फिर से हमारे मन में जग जाती है। आशीष जी, स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में और आप हमें इस बारे में जानकारी दें। थैंक यू संजय। एक क्वेश्चन है, प्रश्न बहुत जब आप वो प्रस्तावना दे रहे थे, पृष्ठभूमि बता रहे थे, तो एक बहुत अच्छी चीज निकली और उस पर मैं सोच भी रहा था कि जब भी जैसे कि कहा 2030 का, इसमें 2030 की यूएन का कुछ थोड़ा सा कुछ अंश आप बता पाएंगे? थोड़ा मैं भी जानना चाहता हूँ कि वो क्या जी, चुनौतियां क्या रखी गई। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स तय किए हैं यूएन ने, और उनमें हमारे तरह तरह के गोल्स हैं जो बेहतर जिंदगी, आपके स्वास्थ्य के गोल हैं, आपके शिक्षा के गोल हैं, नए समाज में बराबरी के गोल हैं, और जो लोग विकास के सारे इससे पीछे रह गए प्रोसेस से, उनको मेन स्ट्रीम में लाने की बात है, इक्वल समाज बनाने की बात है, जस्ट समाज बनाने की बात है, लोगों तक साफ साफ पीने का पानी पहुंचाने की बात है। इस तरह से 100 से ज्यादा गोल तय किए हुए हैं अलग अलग क्षेत्र में, और उनके अच्छा। लिए सरकारों के साथ बहुत लंबा यूएन का डिस्कशन रहा है और उन उन सब चीजों पे एग्री करें। और जो कुछ हमें आजकल डेवलपमेंट के मॉडल दुनिया भर में दिख रहे हैं उसके आसपास ही है। अच्छा, एक और प्रश्न है, क्योंकि आपका राजनीति से बहुत और पत्रकारिता से बहुत गहरा संबंध रहा है, बहुत पास से देखा है ये सब सारा डेवलपमेंट देश का, तो क्या कारण है हमारे देश में शिक्षा का स्तर, क्योंकि अभी नई शिक्षा नीति भी हम लोगों ने पिछले
मतलब 2020 में पढ़ी थी, जो आई है बहुत अच्छी है। तो क्या आपका पर्सपेक्टिव है कि शिक्षा का क्या स्तर अभी है, और नई शिक्षा नीति जो बनी है उसमें जो बहुत डायनेमिक्स चेंज किए गए हैं, प्रपोज किए गए हैं, वो किस कारण से किए गए हैं? क्या इसी कारण से किए गए हैं कि अब हमारे सिस्टम को भी अब समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं, चुनौतियां आ रही हैं, उसमें हमें अपनी शिक्षा को उसके समकक्ष लाना पड़ेगा? क्या हम थोड़ा पीछे हैं उन चुनौतियों से, या उनके बराबर हैं? क्या आपका क्या पर्सनल ओपिनियन क्या है? पर्सनल बिल्कुल। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि नई शिक्षा नीति बहुत सही दिशा में एक कदम है। और खासतौर से इस सेंस में और भी ज़्यादा है कि आपको जब आप शिक्षा नीति बनाते हैं तो ये बात ध्यान में रखनी होगी कि क्या जो कुछ अब हम सिखा रहे हैं वो बच्चों की ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन ला पाएगा। एक सामाजिक प्राणी के रूप में, एक सिटीजन के नाते, एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के नाते, समाज, सरकार को, देश को योगदान देने के नाते। और दूसरी बात, भारत विश्व का सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्सेस का एक्सपोर्टर है। वो पूरी दुनिया को जाके नेतृत्व दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, इसके लिए आपको कुछ खास शिक्षा की जरूरत है। बहुत कुछ सरकार ने वो दर्शन देख लिया है, और बहुत वो अभी एक एक्सप्लोरेटरी फॉर्म में है, जिसमें मुझे कुछ लगता है जो लोग हम भी छोटा मोटा प्रयास कर रहे हैं वो उस एक्सप्लोरेशन का पार्ट है। ओके। अच्छा, तो मोशी विजडम लर्निंग की जो परिकल्पना हुई वो एक दिन में नहीं हुई, वर्ष लग गए। 2018 में पहली बार ये विचार हुआ कि कुछ शिक्षा के क्षेत्र में करें तो क्या करें। तो जो रिसर्च किया, और जो रिसर्च की जो लर्निंग सामने आई, रिसर्च में सबसे पहले हमारा जो अभी का शिक्षा कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हमारे शायद दादा और हमारे पिताजी और मैं, हम लोग सब लोग उसी कार्य प्रणाली, उसी शिक्षा प्रणाली से निकले हुए प्रोडक्ट हैं। तो ये उसको हम बहुत, मैंने क्रिटिकली इवेलुएट किया कि भाई कैसा है। तो बिना किसी बायस के, दिमाग को किसी पक्षपात किए हुए, बस उसको सिंपली मैप करने का प्रयास किया कि ये जो शिक्षा है ये आज की चुनौतियों के हिसाब से क्या इसमें रेलेवेंट है, और क्या उतना रेलेवेंट नहीं लग रहा। तो वो एक एनालिसिस, काफी समय लगा उसमें समझने में, क्योंकि ये जरूरी है कि जब हम कोई भी शिक्षा ले रहे हैं तो उसका गोल क्या है, वो कहाँ, मतलब हमको, हमारे व्यक्तित्व को, हमारे विचार को कहाँ ले जाए। तो जब काफी प्रयास के बाद देखा गया तो ये लगा कि ठीक है, काफी चीजें टेक्नोलॉजी ने बहुत, खास तौर से 90 के दशक के बाद और आज तक टेक्नोलॉजी ने पूरे विश्व को लीड किया है। तो और इतनी तेजी से उसमें चेंजेस आ रहे हैं कि वैसे भी हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है कि पूरे तंत्र को जल्दी जल्दी बदलना। लेकिन क्या हम लोगों ने कुछ भी मूलभूत प्रयास किए हैं इसको बदलने के, जो कि टेक्नोलॉजी के समकक्ष आके खड़ी हो जाए हमारी शिक्षा प्रणाली? तो वो देखा तो हमने कहा कि चलो, हाँ काफी गैप्स दिख रहे हैं, तो हम शिक्षा को तो नहीं छेड़ते, जो चल रहा है वो चलने दें। क्या हम कुछ और कर सकते हैं? तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम सॉल्विंग यूज की गई थी। ये एक तरह का, अगर ये इसको हम प्रॉब्लम ना कह के इसको अगर हम चुनो, प्रॉब्लम सॉल्विंग में दो चीज छिपी होती है, एक होती है समस्या, एक होती है अवसर। तो हम लोगों ने अवसर को देखा, इसमें एक अवसर छिपा हुआ। तो अवसर जब देखा तो हमने कहा कि इस शिक्षा के साथ अगर हम ये शिक्षा जो आज की चुनौतियों को की भरपाई कर रही है, उनको उनके समकक्ष खड़ी है, वो शिक्षा भी लगा सकते हैं क्या स्कूल के ही दौरान? तो समझ में आया कि 9वीं कक्षा से बच्चे इस तरह से तैयार होते हैं, उनका मस्तिष्क और उनका जो अंदर की ऊर्जा है, कि हम एक और शिक्षा उनको दे सकते हैं। बस एक उसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम वो शिक्षा ऐसा ना दें कि उनके ऊपर काफी भार महसूस हो। अगर हम थोड़ी आनंददायक, हल्की फुल्की लेकिन काफी गहरी शिक्षा दे दें कि उन्हें पता भी नहीं चले और उनको काफी कुछ सीखने को मिल जाए, तो वो तैयार हो जाएंगे इसको अपनाने के लिए। तो वैसे ही एक मॉडल क्रिएट किया गया। पहले ये समझा गया कि वो क्या होगी शिक्षा, क्या क्या पढ़ाया जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी से तो बहुत सारे अवसर और बहुत सारी चीजें निकल के आई। तो 8 ऐसे विषयों को चुना गया जो लगता है कि 30-40 वर्ष तक अब रहेंगे।
उनकी संभावना काफी है। तो जैसे बताया अभी कि थॉट लीडरशिप, अब और खास तौर से पैंडेमिक के बाद तो बहुत कुछ चेंज हो गया, और बहुत 2-3 साल में तो पूरा विश्व ऊपर से नीचे हो गया। तो थॉट की बहुत बात हो रही। अब जो जनरेशन उभरे, पौध निकले, वो थिंकिंग में बड़ी तेज, वो चाहिए। दूसरा, थिंकिंग अगर तेज होगी तो सोल्यूशन आएंगे, क्योंकि सोल्यूशंस कहाँ से निकलते हैं? मस्तिष्क से। तो वो डायनेमिक्स तैयार करना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू हो जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू होगी तो फिर आपको बिजनेस में अलग अलग तरह के एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे, मैनेजमेंट में अलग तरीके के प्रोफेशनल्स मिलेंगे। मैनेजमेंट भी आज की डेट में एक एक मतलब कि एक ऐसा डोमेन है जो धीरे धीरे ग्रो ही करेगा। और ऐसा रिसर्च में कहा गया, कई रिसर्च हुई है, उसके पेपर्स पढ़े, कि मैनेजमेंट अब हर डोमेन में जरूरी हो गया है। तो हम लोगों ने कवर किया थॉट लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैनेजमेंट, बिजनेस, फिर वेब सोल्यूशन। वेब सोल्यूशन वर्चुअल वर्ल्ड तो अब रियलिटी यही बढ़ेगा ही, अब तो ये बढ़ता जाएगा। तो वेब सोल्यूशन हो गया। फिर हमने लिया आपके क्रिएटिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मैं मानता हूं कि एक्सेस है अर्थ का। आज पूरा विश्व जो है, टेक्नोलॉजी भी कह लें, वो सब कम्युनिकेशन पे टिकी। तो कम्युनिकेशन बहुत बड़ी संस्था है, और जितने इन्वेंशन अभी हाल फिलहाल लोगों ने किए रिसेंट 40-50 वर्षों में, वो लोगों का एक ही स्किल बहुत सॉलिड था, वो था कम्युनिकेशन। थॉट लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, दो चीज उनकी बहुत सॉलिड थी। तो कम्युनिकेशन में दो अंग होते हैं, एक तो विजुअल लिटरेसी होती है, विजुअल्स को समझना, अलग अलग शेप्स, अलग अलग कलर्स, अलग 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 मूवमेंट्स, वो क्या बता रहे हैं वो समझना। और दूसरा होता है क्रिएटिव वे में अपनी बात करें, जिससे कि लोगों को इंटरेस्ट आए, रिटेंशन आई हो, समझ पाए। और लास्ट में एक चीज और पाई कि जो भी देश इन्वेंशन में जाता है, आविष्कार में जाता है, इनोवेशन में जाता है, वो देश की जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर जाती है, वो लीडरशिप पोजीशन पे आ जाता है। दुर्भाग्य से हम लोगों ने इस वाले कार्यक्रम को काफी पीछे छोड़ दिया, इनोवेशन और इन्वेंशन। तो वो वाला कार्यक्रम, इसमें हमारे 8वां विषय वो है, बहुत इंपॉर्टेंट अंक है। तो इस तरह से ये पूरा बनाया गया। नॉन इन्वेसिव है दूसरा। नॉन इन्वेसिव मतलब कोई इसमें एग्जाम, ग्रेड और ये सब का प्रेशर नहीं। इसमें ऑनलाइन, क्योंकि हमारा मानना है कि जैसे कि स्पोर्ट्स में होता है कि एक स्पोर्ट्स प्लेयर दौड़ता है, तैयारी कर रहा है ओलंपिक की, तो रोज हीट एक लेता है 100 मीटर की, और उसका कोच उसे बताता है कि देखो ये तुमने इंस्टांस गलत लिया, तुमने शुरुआत गलत की, इमीडिएटली उसको फीडबैक। तो वैसा ही कुछ हमारे सिस्टम में है कि जैसे ही सेशन खत्म हुआ, एक असाइनमेंट दिया गया। असाइनमेंट बच्चे बाद में समझ पाते हैं, पार्टिसिपेंट शुरू में उन्हें लगता है ये पता नहीं कैसा असाइनमेंट्स है, लेकिन वो बड़ा साइंटिफिकली डेवलप, उसके पीछे कुछ चीजें छिपी हैं जो एक ट्रेनर इवेलुएट करता है। तो और क्या फायदा होता है कि आज एक सेशन खत्म हुआ, असाइनमेंट मिला, दूसरा सेशन जब शुरू हुआ उससे पहले उसको फीडबैक नहीं किया पहले वाले असाइनमेंट, तो उसे समझ में आ गया, इमीडिएटली मिल रहा है फ्रेश। तो ये एक अच्छा है हमारा, और ये भारी नहीं पड़ता बच्चों को, इसीलिए बच्चे काफी रिसेप्टिव हैं। असाइनमेंट तो बहुत पॉपुलर चीज है हम लोगों की। तीसरा जो एक इसमें है कि हम लोगों ने इसमें जो इसका इकोनॉमिकल पार्ट, इसको बहुत एक्सपेंसिव नहीं रखा, वो भार ही ना पड़े पेरेंट्स पे, ऐसा रखा है। और ये हम लोग का विजन स्टेटमेंट कहता है कि जो नारे लगते हैं, हम लोग बहुत दिनों सुन रहे हैं, सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, वो नारा हम लोगों ने ग्राउंड पे उतार दिया, इस अच्छी शिक्षा, सबको शिक्षा। तो ये हम लोगों का बहुत बड़ा अंग है इसमें। ऐसे ही बहुत सारा इसमें छोटी 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 चीजें हम लोगों ने, आज की डेट में तो इसको समझाने अगर हम बैठे तो हमें 2-3 घंटे लगेंगे पूरे मोशी विजडम लर्निंग को समझाने, क्योंकि ये इतना बड़ा हो चुका है। और अच्छी बात यह है, कुछ अच्छी चीजें ये हुई हैं कि इसको खूब हम लोगों ने बार बार इसको भट्टी में झोंका, किसमें, जिससे कि इसको तपे, इस पे लोग और बोलें, लोगों के सामने पेश किया गया, एक्सपर्ट्स को दिखाया गया, जिससे ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिले, ज्यादा से ज्यादा इसको इम्प्रूव करने के अवसर मिले। तो 60-70 लोग आए, एक्सपर्ट्स आए, उन्होंने इसको देखा, फिर बच्चों पे इसको आजमाया गया, टीचर्स से इस पे ओपिनियन ली गई, प्रिंसिपल से ली गई, पेरेंट्स से ली गई। अभी हाल फिलहाल 5-6 एक्सपर्ट्स ने फिर से इसको रिव्यू किया। तो बार बार ये बेचारा, इसको हम लोग उसमें डालते हैं कि इसका
और बार बार ये मजे, बार बार इसको देखा जाए, बार बार इस पे आलोचना और ये सब का अवसर मिले, जिससे और इसको इंटरनेशनल लेवल, ग्लोबल लेवल का बनाया जा सके। तो ये है आज मोशी आशीष जी, विजडम। एक और समस्या देखी गई है कि जो हमारी हम लोगों के समय में शिक्षा होती थी, उसमें हमारा समाज का, परिवार का ज्यादा योगदान नहीं हो पाता था, क्योंकि वो हो सकता है वो अलग अलग सेगमेंट के सब्जेक्ट्स में पढ़ाई जाती है। हो सकता है मैंने कॉमर्स पढ़ी है तो बच्चे को साइंस पढ़नी है तो मेरी एक लिमिटेशन आ जाएगी, मेरे माँ बाप ने कुछ और पढ़ा है तो वो नहीं कर पाते थे। और इससे क्या होता है कि शिक्षा आपके रोज रोज के जीवन में उतरती नहीं है और कलेक्टिव एंड कम्युनिटी लर्निंग होती नहीं है, और वो जो आदत है वो रीइंफोर्स नहीं होती, तो वो शिक्षा कुछ कुछ जीवन से अलग सी नजर आती है। हमने इस मामले में को कैसे मोशी विजडम लर्निंग में इंटीग्रेट करने की कोशिश की है? ओके, इसमें थोड़ा सा लोगों को पता नहीं चल पाया, लेकिन ये इसकी भी परिकल्पना 2018 में ही कर ली गई थी कि इसको हम लोगों ने 3D बनाया है। 3D मतलब 3 डायमेंशन इसमें इंपॉर्टेंट अंग है पूरी शिक्षा प्रणाली के मोशी विजडम। पहला अंग है पार्टिसिपेंट जो सीख रहा है, दूसरा अंग है ट्रेनर जो सिखा रहा है, तीसरा अंग है अभिभावक, पेरेंट्स जो घर में बैठे। तो वो केवल पीटीएम तक लिमिटेड नहीं है, टेक्नोलॉजी की सहायता से बड़े सरल तरीके से उनको भी हम लोगों ने इसमें इन्वॉल्व कर लिया। तो पूरा जो लर्निंग जर्नी होती है उसके 3 सहयात्री हैं या 3 यात्री हैं, ट्रेनर है, सीखने वाला लर्नर है, और अभिभावक है। तो उनको बराबर पता रहता है कि क्या हो रहा है, कैसा जा रहा है, क्या क्या बातें की जा रही हैं, क्या बातें बताई जा रही हैं, कैसे असाइनमेंट्स आ रहे हैं, कहाँ जाएगा मेरा बच्चा इसको सीखते सीखते। और बल्कि उन्होंने खुद अपने आप, ज्यादातर इस ब्यूटी ये रही है कि हम लोगों ने ज्यादातर फीडबैक मांगे नहीं, खुद मिले अभी तक। बच्चे खुद फीडबैक देते हैं, पेरेंट्स खुद फीडबैक देते हैं, टीचर्स खुद फीडबैक देते हैं। तो ये एक अच्छी बात रही है इस प्रोग्राम की। थोड़ा सा, क्योंकि आपने टेक्निकल बात की, तो एक दो और टेक्निकल बातें बता दें। जो लोग टेक्निकल समझते हैं, कुछ लोग ऐसा ये वीडियो देखेंगे जो लोग ट्रेनिंग के एक्सपर्ट होंगे, इसमें बहुत अच्छे तरीके से एक प्रोसेस बना के एडुटेनमेंट को इंटीग्रेट किया गया, जिससे इसमें फन एलिमेंट रहे। दूसरा, इसमें एक चीज और की है, एक हमारा साइंटिफिक मॉडल है जिसको हम लोग कहते हैं केयर। तो चार चार चरण में ये चलता है। तो L1 जो है, लेवल 1, उसमें उसको करने के बाद एक पार्टिसिपेंट ऐसा फील करता है कि जैसे मेरे अंदर अब कॉन्फिडेंस आ गया है और मैं लोगों के प्रश्नों के जवाब दे सकता हूँ, अपने प्रश्नों के जवाब ढूंढ सकता हूँ, उत्तर। तो वो इनेबल्ड फील करता है। और क्यों इनेबल्ड फील करता है? क्योंकि हम लोगों ने केयर मॉडल को इंटीग्रेट किया। केयर का C जो होता है, लेवल 1 में हम लोग 8 विषय के कॉन्सेप्ट्स को समझाते हैं बड़े अच्छे तरीके से। फिर जब हम लेवल 2 में जाते हैं तो A आ जाता है, एप्लीकेशन। जो आपने सीखा उसको अप्लाई कैसे करना है वो बताते हैं। फिर थर्ड चरण में I, अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो एप्लीकेशन में वो स्ट्रेटजी बनाता है कि अच्छा अच्छा इसको ऐसे रखेंगे, इसको इससे ये कर सकते हैं, इससे इस विषय में ये किया जा सकता है। आई में वो इम्प्लीमेंट करके खुद देखता है, एक्सपीरियंस करता है, अनुभव लेता है। और फिर जब वो R पे जाता है, लेवल 4 में, तो वो रिफ्लेक्ट करता है। और एक एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन का सबसे बड़ा अंग होता है रिफ्लेक्शन एंड अनलर्न करना कुछ चीजें। तो रिफ्लेक्शन जब करने लगता है तो वो रीडिफाइन करने लगता है, परिभाषाएं अपनी बनाने लगता है। तो वो अभी तो कल ही हम लोगों ने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स में लेवल 2 में ही वो आने लगा, वो दिखने लगा वो एलिमेंट। तो ये एक इसकी प्रामाणिकता को और मजबूत करता है। तो ये एक दूसरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपने विजडम पे बात की, विजडम इसका अंडर करंट। तो जो सेशन के माहौल होते हैं वो विवेक पे आधारित होते हैं। जैसे कि कुछ एक चीजें, पहली बार मोशी विजडम लर्निंग लेके आ रहा है एक ऐसा विषय जो जनरली है नहीं कहीं। सब लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, टेक्नोलॉजी की सब लोग बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी जो हमारा शरीर है, हमारा मस्तिष्क है, उसको हम लोग भूल गए हैं कि सारी टेक्नोलॉजी इसी के बाई प्रोडक्ट, इसी से आए हैं। तो हम इसको तो एक्सप्लोर कर लें, ये 10% 15% अभी तक एक्सप्लोर हुआ है। अगर हम इसको 25 और 30% ले गए तो सोचिए क्या हो सकता है पूरे विश्व में। तो हम लोगों ने शुरू किया NI, नेचुरल इंटेलिजेंस। तो नेचुरल इंटेलिजेंस में विवेक की बातें होती है कि जैसे एक सिक्का होता है, तो कोई भी चीज है उसके दो पहलू, दोनों को एक्सेप्ट करो।
डिनायल मोड में मत रहो, एक्सेप्ट करोगे तो आगे बढ़ोगे, ये बताते हैं। दूसरा हम ये बताते हैं कि डीप लर्निंग के थ्रू नीचे जाओ, तो इसमें एक डीप लर्निंग क्या है, इसमें वर्टिकल डाइव ली जाती है, इसमें पार्टिसिपेंट नीचे जाता है। ज्यादातर शैलो लर्निंग हम लोगों ने की, अब हमने हमारे अब पुरानी जनरेशन ने सबने शैलो लर्निंग की, जैसे एक पत्थर डाला तालाब में तो रिपल ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल बढ़े, तो हम लोग की पढ़ाई भी यूं वाली। लेकिन इसमें क्या करते हैं, एकदम वर्टिकल डाइव ली जाती है, जैसे स्कूबा डाइविंग, नीचे जाते हैं और नीचे से ऊपर देखते हैं कि अच्छा ये विषय का जो जो अंत है, छोर है ये, तो छोर पकड़ लिया तो ऊपर कितना भी बड़ा वो फैल जाए, फैलाव हो, सब पता है, ये एक एक ब्रांच समझ में आती है, ये क्यों फैल गई, ये इधर कहाँ जा रही है, ये इधर कहाँ जा रही है, क्योंकि आपको रूट पता चल गया। तो ये चीजें हम लोग बताते हैं, जैसे कि एक हाइव मॉडल में हम लोग मधुमक्खी की छत्ते की तरह बताते हैं कि जितने डोमेन से सब में कुछ एक स्किल्स अगर आप सीख लीजिए तो आप कोई भी डोमेन में फिट हो जाते हैं। तो वो सारी बातें हम लोग बताते हैं। तो नेचुरल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा इसमें एक अंग है जो विजडम को प्रभावित करता है, विजडम की बातें करता है। तो आइडिया ये है कि जैसे अनरेस्ट की बात की, ग्लोबल अनरेस्ट हर जगह चल रहा है, हर देश प्रभावित है, चाहे वो सुपर पावर हो चाहे ना हो, हर जगह छोटी छोटी इस बात पे लोग भड़क रहे हैं, लोग भीड़ को फॉलो कर रहे हैं, कोई खड़ा होकर अपने इंडिविजुअलिटी की बात नहीं करता कि मैं ऐसे देख रहा हूँ पूरे विश्व को, वो कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो हम लोग जब तक वो बात नहीं करेंगे लीडर नहीं आएंगे। तो लीडर्स वही होते हैं जो आपके अपनी ओपिनियन को भी रखें, समझें। तो वैसी चीजें हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं विजडम। तो ये है कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट जो मैंने सोचा जरूर बताना चाहिए। राजेश कुछ आप बताओ, कुछ आप भी इस पे रिफ्लेक्ट जो भी करो। मैं इनफैक्ट बोलने ही जा रहा था, आशीष ने जो इतना बताया, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, आशीष ने टेक्निकल तरीके से तो बता दी है, लेकिन जो संजय ने पूछा था कि जो हमारी रेगुलर एजुकेशन है और जो आज के चैलेंजेस हैं, तो इसमें सबसे बड़ी बात जो ये है कि जो बच्चे इस प्रोग्राम में सीखते हैं वो रियल टाइम प्रॉब्लम सीखते हैं और रियल टाइम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन सीखते हैं, उसमें किताबी कुछ नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा आशीष कहते भी हैं पैराडाइम शिफ्ट है बच्चों के। तो ये ऐसा काम करने से जो बच्चों का कॉन्फिडेंस होता है, जिसे आशीष कहते हैं थॉट लीडरशिप, ये सब उन सब चीजों को इंस्टिगेट करता है बच्चों को। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी चीज है। और यहाँ से जब वो रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख जाते हैं, तो फिर ये हमें बताने की जरूरत नहीं है कि किसी भी इंसान का जो कॉन्फिडेंस है वो किस लेवल पर हो। राइट, एक्सेलेंट। तो या मुझे लगता है हम लोग इस नोट पे इस बातचीत को कंक्लूड करें और आगे भी जारी रखते रहेंगे इसको एक सीरियल की शेप में कि विजडम ऐसी चीज है जिसको हम शास्त्रों में सुनते आ रहे हैं, ये शब्द हमने सुना है, लेकिन हमें ये पता नहीं कि आज की दुनिया में इसको हम कैसे जमीन पर उतारें। राइट, उतारने के लिए अगर हम सोचें तो एक सीरीज ऑफ डिसीजन मेकिंग, मतलब एक निर्णय लेने की शक्ति, रोज रोज के फैसलों पे वो शक्ति जो बड़ी दूरगामी हो, गहरी हो और बहुत सारा प्रभाव छोड़े, वही विजडम है। उस मॉडल को क्रिएट करने के पीछे फिर अब वो जो विजडम है वो हमें कहीं इस तरह से आती है कि हम जो कुछ दुनिया में चल रहा है, जिन्हें हम 8 सब्जेक्ट्स के माध्यम से बांधने की कोशिश करें, उसको अप्लाई करें, जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह आपके सामने रखते हैं, उसको अप्लाई करें और इस बेहतर दुनिया को निर्माण कर सकें। तो इस बेहतर दुनिया के लिए जो कोर्स बनाया है और जो इस कोर्स को आगे लेके जाएंगे, इस बेहतर दुनिया के सिपाही कहें हम उन युवाओं को या बच्चों को, हमें उनसे बहुत उम्मीद है। और खासतौर से जब उन्हें एक रास्ता मिल गया है, उन्हें आशीष जी जैसा एक गाइड मिल गया है, उस हालत में हमें बहुत सारी उम्मीद है। सवाल बस ये है कि हम अपनी छोटी सी शुरुआत में कितने लोगों तक पहुंच पाते हैं, लेकिन हमें भरोसा जरूर है कि हमारा प्रोग्राम दुनिया को बहुत योगदान दे सकता है। जैसे कि हम लोग बीच में हम लोगों ने अफ्रीका में भी बात की, हम लोगों ने अफगानिस्तान के बच्चों को अपने साथ लेके आए। इसका कारण ये कि जो हमारा प्रोग्राम है ये सर्वमान्य, सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, और इसे आप किसी भी देश की कंडीशन में, किसी भी समाज की कंडीशन में लागू कर सकते हैं, जिससे कि एक, जैसा कि हम पहले ही कह रहे हैं कि एक नई दुनिया, जल्दी से नई दुनिया के लोगों के लिए तैयार कर पाए। धन्यवाद आपका। धन्यवाद।